गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया आपको? कल हमने दो लॉज भी किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आज हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से ही पता लग रहा है, जो दो कैरेक्टर्स को लेकर चलता है उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। इसमें हम टू कैरेक्टर्स लेकर चलेंगे। मोनोहाइब्रिड में हमने सिंगल कैरेक्टर लिया था, जैसे टॉल और ड्वार्फ। बट डाई हाइब्रिड में हम टू कैरेक्टर्स लेके चलेंगे। जैसे कि जो सीड है वो राउंड हो सकता है, येलो हो सकता है इस तरह से, या रिंकल्ड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इस तरह से। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं। कल हमने बात की थी सिंगल कैरेक्टर की, आज हम बात करेंगे टू कैरेक्टर्स। सपोज ये क्रोमोसोम कल हमने बनाया था, इसका एक पार्टनर था, यहाँ पर टॉल थे, तो ये सिंगल कैरेक्टर है। आज हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर राउंड, यहाँ पर येलो, तो डबल कैरेक्टर की बात करेंगे। दो कैरेक्टर्स लेके चलेंगे हम, तब इस क्रॉस को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पता करते हैं। इसमें जो राउंड येलो है वो डोमिनेंट है, और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो रिसेसिव है। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, ये राउंड, ये येलो। जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ऐसे दिखा देते हैं। अब जब ये सेग्रीगेट होंगे तो ये अलग चला जाएगा, राउंड, ये येलो।
round yellow, wrinkled green, wrinkled green, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, तो इनको हम इजी लैंग्वेज में बनाए तो पहले तो आप समझ लो कि ये एक ही क्रोमोसोम के एलील्स हैं। ये देखो, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लाई करते हैं और सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। ठीक है, जब सेग्रीगेट होंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्या है, राउंड है जिसके 2 एलील्स हैं, येलो है जिसके 2 एलील्स हैं, रिंकल्ड है उसके 2 एलील्स, और ग्रीन के भी 2 एलील्स। ओके, क्योंकि ये सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम पे है तो ये RY और ये भी RY। अभी सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये RY, ये भी RY। तो जो इस RY को हम क्रॉस करवाते हैं डोमिनेंट से, तो हमारे पास आती है F1 जनरेशन, जो क्या होएगी RRYY, RRYY, सारे के सारे राउंड येलो। ओके, सारे के सारे क्या आ गए हमारे पास, राउंड येलो, RRYY। तो ये F1 जनरेशन हो गई। अब F2 जनरेशन की बात करते हैं। F2 जनरेशन में क्या होगा, RRYY। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। या तो ये R इस Y के साथ मिल जाएगा, या ये R इस Y के साथ मिल जाएगा, या ये R इस Y के साथ, या इस Y के साथ। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं जो हमारे पास F जनरेशन में आ रही हैं। अब ये सेग्रीगेशन हो रही है, ये आपस में जा सकते हैं, या ये जा सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, इनका जब क्रॉस करवाएंगे इन्हीं के जैसों से, तो हमारे पास क्या आएगा, RRYY, RRYY, R small r capital Y, capital Y, R small r capital Y, small y, capital R small y।
अब इसको इससे कर रहे हैं हम, ये तो पता है ना हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इससे क्रॉस करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस फर्स्ट को पहले इस फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, इस सेकंड को फिर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, इस थर्ड को भी फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, ऐसे ही चलता रहे। तो अब काउंट करो हमारे पास क्या आया, ये जो भी आया ये क्या है, F2 जनरेशन है। ठीक है, इसमें ये जो है राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 आ गए, राउंड येलो कितने आ गए, 9। अब ये देखिए, ये है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये कितने हैं हमारे पास, 3। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, कितने हमारे पास, 3। और ये जो है रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1। तो कहाँ हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आए थे, और कहाँ अब हमारे पास कितने आ गए, 9:3:1। तो इतने सारे क्रॉसेस बन गए F2 जनरेशन में जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो, और जब हमने 2 कैरेक्टर्स लिए तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज कैसे आई। मेन क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज कैसे हुई, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो इतना कुछ नहीं हुआ था। इसको रब कर दूं, ओके। ये तो आप सब बना लेते हो, लेकिन बात आगे जाके फंसती है जब हमारे पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो थर्ड लॉ है मेंडल का, ये हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्यों नहीं मिला, डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही क्यों मिला, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो अपना काम खुद कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, ओके। असॉर्टमेंट का मतलब है एक तरह से जो पार्टनर वो चुनना चाहे वो चुन सकता है, फ्री टू गो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ और डिटेल में बात करते हैं। हमने अभी बात की थी कि R और Y
सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम पे होते हैं। अब इनको मान लो कि ये सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम है और आर वाई भी सेम सेट पे है। ओके, फिर ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। अब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो सेग्रीगेट हो गए और अब जब ये मिलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जिसको हमने F1 जनरेशन का नाम दिया था, है ना। तब यहाँ पर क्या होगा ऐसा कि जो हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, उसकी बात करते हैं। ओके, अब हम F1 जनरेशन की क्रॉस कर रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, कई बार क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। 50% मान लो चांस है। तो ये तो ऐसे ही रहने दो, इनको देखो। सपोज ये जो है आप दोनों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कैपिटल आर तो इसका कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर तो इसका स्मॉल वाई। और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, काइज मेटल। और बाकी ये तो ऐसे है ही है। तो ये आपस में क्या कर रही हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, ये न्यू रिकॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। अब क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी। ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। पहले यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई। इन्होंने जीन्स एक्सचेंज कर लिए। ये जो Y था ये R के साथ बंधा हुआ नहीं था। ये कहता कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इस तरह ये Y जो था ये स्मॉल r के साथ बंधा हुआ नहीं था। ये कहता मैं भी कहीं जा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। उन्होंने अपने पार्टनर खुद चुन लिए, असॉर्टमेंट कर ली, हिंदी में बोले तो वर्गीकरण कर लिया, अपना एक नया सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीन्स का पेयर बना लिया। तो इसी से हमारे पास आए वो 4 पॉसिबिलिटीज, जिसको हम लिखते हैं आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। यही पॉसिबिलिटीज हुई। ये कब हुई, जब जीन्स ने रिकम्बाइन करना शुरू किया। तो इससे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आ गए।
रिकॉम्बिनेंट्स, जिनकी अभी हमने क्रॉस करवाई थी और हमारे पास रेशो आई थी 9:3:3:1। यहाँ पर हुई थी कायस मैटर, जिससे कैपिटल वाई यहाँ आ गया और स्मॉल वाई वहाँ चला गया। सपोज ऐसा नहीं हुआ होता, ये कहते कि हमने नहीं जाना, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आर वाई, ये आर वाई, ये आर वाई और ये आर वाई। अब ये कहते हैं हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, हम एज इट इज ही इकट्ठे रहेंगे, हमारे बीच में गहरी दोस्ती है, हम ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। तो फिर ये आर वाई और आर वाई रह जाता, ये आर वाई और आर वाई रह जाता, हमारे पास कुछ नई पॉसिबिलिटीज नहीं आती। ठीक है, तो जब हम इनको क्रॉस करवाते तो क्या होता? इनका अलग करवा लेते हैं। ये तो F1 जनरेशन बन रही है अभी, मान लो ये F1 जनरेशन है, फिर हम इसकी F2 जनरेशन भी बनाते हैं। F2 जनरेशन कैसे बनेगी? ये जो है हमारे आर वाई और आर वाई और आर वाई, इनका कॉम्बिनेशन करवाएंगे। जो ये हमारे आए हैं, जो कह रहे थे हम ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये आर वाई और ये आर वाई, ये आर वाई और ये आर वाई। तो क्या पॉसिबिलिटीज आती अगर वो ओवरलैप नहीं करते? तो वही हमारे पास 3:1 जो पहले मोनोहाइब्रिड में आया था, वही हमारे पास डाई हाइब्रिड में भी आता। क्योंकि इन्होंने रिकम्बाइन नहीं किया तो नई पॉसिबिलिटीज नहीं बनी। क्योंकि ये भाई कहता मैं अपना इसका साथ नहीं छोड़ूंगा और ये कहता मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो ये आपस में लिंक्ड है। एक नया वर्ड आ गया, लिंक्ड, जिससे हम बात करेंगे लिंकेज की, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे, बाद में करेंगे। ये जीन्स लिंक्ड हैं आपस में, इसलिए ये कहीं नहीं गए, वहीं के वहीं रहे। तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ गेटिंग 9:3:1 हमारे पास क्या आया? 3:1। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया और चांस की बात है पी प्लांट में रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। अगर ये ओवरलैप नहीं करते तो मेंडल हमें कभी भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। कि उनकी खुशकिस्मती थी कि ये रिकम्बाइन कर गए। लेकिन आगे जाके हम बात करेंगे, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ स्पीसीज कि उनमें ये रिकम्बाइन बहुत कम करते हैं। टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट करेंगे
लेकिन अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गई। ये आर ये वाई आपस में फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये आर और ये वाई कहीं भी जा सकते हैं। तो इससे नए कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो फिर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को क्यों नहीं मिला? मेंडल डाइहाइब्रिड से ही इस क्रॉस पे क्यों पहुंचे? तो उसकी सिंपल सी बात है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर को डील करते हैं। अगर ये ओवरलैप कर भी जाते तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कोई जीन्स है ही नहीं, तो कुछ भी नए रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते। वही हमारे पास टी टी और टी टी आते। तो इसलिए मोनोहाइब्रिड से हम इस लॉ की तरफ नहीं पहुंच सकते थे। इस लॉ पे पहुंचने के लिए हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस चाहिए था, और उसमें भी ऐसे जीन्स चाहिए थे जो आपस में लिंक ना हो, जो अपनी मर्जी के मालिक हों, कहीं भी जा सकते हों। उसी से ही हमारे पास आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। इसकी स्टडी दो साइंटिस्ट ने, जब मेंडल ने ये लॉ दिए थे तो उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। 35 इयर्स तक ये लॉ पेपर्स में ही रह गए, सामने नहीं आए किसी के, क्योंकि लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया या उनको समझ में ही नहीं आए। तो दो साइंटिस्ट थे, बोवरी एंड सटॉन। ये स्टडी कर रहे थे क्रोमोसोम्स को। तो इनके जो रिजल्ट्स थे वो मेंडल से मैच कर रहे थे। तो इन्होंने निकाला कि ये जो काम हम अभी कर रहे हैं, मेंडल तो बहुत पहले ही कर चुके थे ये काम। तो तब जाके मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिली और वो बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स। पी प्लांट की जगह और वो किसी और प्लांट पे या किसी और ऐसे स्पीशीज पे काम कर रहे होते हैं जिनमें जीन्स रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे, तो कभी भी फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बन पाते। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट हैं हम, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किससे भी कंबाइन कर सकते हैं। और ये लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही आया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले करने के बाद ये लॉ आना मुमकिन ही नहीं था। तो आज हमने स्टडी किया व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिंकेज की डिटेल में ड्रोसोफिला के साथ, जिसको स्टडी किया था T.H. मॉर्गन ने, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट।